नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से। यहां एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में भाभी की बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया, बाद में खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी। तो देखिए, एक तरफा प्यार था और उसके बाद उसने अपनी भाभी की बहन का मर्डर किया और फिर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ी से काट दिया, काटकर हत्या की खेत में, और उसके बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। और ये एक तरफा प्यार में किया, ये कहा जा रहा है। तो देवर ने भाभी की छोटी बहन को बुरी तरह से कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला और फिर खुद भी जान दे दी ट्रेन के आगे कूदकर। बांदा से ये खबर आ रही है। तो बांदा में मर्डर हुआ है एक तरफा प्यार में। एक देवर ने भाभी की बहन को, यानी कि एक तरह से परिवार ही हुआ, और बुरी तरह से मार डाला। अब ये देखिए, परिवार से इन्वेस्टिगेशन होगी तो समझ आएगा कि क्या पहले भी परेशान करता था, कब से परेशान कर रहा था, परिवार के लोग क्या इस बारे में जानते थे, नहीं जानते थे, क्या लड़की ने कभी इस बारे में जिक्र किया या कभी बातचीत हुई दोनों के बीच में, उसने मना किया हो। ये तमाम बातें होती हैं कि मर्डर का फैसला एकाएक लिया क्या। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये पूरी खबर बताइए। आपको बता दें, पूरा मामला ये थाना कस्बे से सामने आया, जहाँ पर एक गांव में चीजक घर आई हुई लड़की के साथ उसके ही बहनोई के भाई ने लड़की की धारण हथियार से हत्या कर दी है। जिसके बाद जानकारी के बाद वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और लड़की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, लेकिन जानकारी जैसी हुई कि लड़की ने भी हत्या करने और खुद आत्महत्या कर ली है। हाँ। रेलवे लाइन के किनारे पर खुद जो है रेलवे के आगे कूद के उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सनसनी फैली हुई है। अब 2 मौतों के बाद लोग सकते नहीं कहते क्या वजह थी। तो जो पूरी बात निकल सामने कि कहीं ना कहीं एक तरफा प्रेम करता लड़का, जिसके चलते उसने लड़की की हत्या की, उसका खुद सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या परिवार इस बारे में जानता था, नहीं जानता था। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खुद भी जान दे दी उसने। लड़की अपनी बहन के घर आई हुई थी। परिवार में और कौन कौन लोग थे, किसी का कोई स्टेटमेंट अभी दर्ज हुआ है? अभी फिलहाल जो बात निकला सामने तो किसी का कोई पक्ष सामने है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है और जो पुलिस को सूचना उस पर यही बात सामने आ रही कि बहन के घर ही आई थी और ये बहन का ही। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लड़की अपनी बहन के घर आई हुई थी। जीजा और जो परिवार था बहन का, ससुराल जो था, काफी सभी लोग उसमें रहते थे और वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतर्रा का महदू आरक का पुरवा, इसका मजरा है, वहाँ के रहने वाला नन्हे अपनी 16 वर्षीय सालिक को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसकी नन्हे की तलाश करने लगी। और थोड़ी देर के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ये रेलवे पटरी पर उसने अपनी जान दे दिया है और उसकी सर कटी हुई और छत बिछत उसकी डेड बॉडी एक राजा तालाब के पास में प्राप्त हुई है। घर में रहे। जी जी जी। घर में नहीं रहे को ना, हमारे धान कटे। जी जी। तो कौन था घर में जिसके ऊपर आपकी शंका हो रही है? कौन था वो आया था जो मारी से मर गया। क्या नाम है उसका? नन्हे नाम। क्या नाम है? नन्हे। नन्हे। कैसे घटना हुई है, क्या आप कुछ समझ में नहीं? हाँ भैया। और बताया जा रहा है जिस लड़की की हत्या की है वो 16 साल की थी। रायबरेली जिले की महाराजगंज तहसील परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पंचायत कन्या आए अपने समधी को सरेआम चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। महिला के साथ आए युवकों ने भी लात घूंसे बरसा दिए, जिसके बाद वो जख्मी हो गया है। कुछ तहसील कर्मी और अधिवक्ताओं ने किसी तरह से उसको बचाया, तब जाकर उसकी जान बची। महाराजगंज कोतवाली के पास में ही मौजूद तहसील परिसर में करीब 15 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। बाद में पीड़ित समधी ने थाने में जाकर शिकायत कराई। लड़की मार के मुंह और मुंह करके काम क्रिया कर हम लोग कोई सूचना नहीं है। कब की घटना है ये? 29 अप्रैल की। फिर क्या किया? 10 महीना पर आप बराबर रिपोर्ट
रिपोर्ट दायर किया इन्होंने? थाने में 25 बार थाने 25 दरखास्त। अच्छा, लड़की को किसने मारा, नाम है? और एक बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है, जहां जमीन विवाद में हुई फायरिंग के एक पक्ष के 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कौशाम्बी में जमीन विवाद हुआ, मारपीट हो जाती है, फायरिंग हो जाती है और अब एक पक्ष के 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत जो है बताई जा रही है कि थोड़ी सी गंभीर है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या विवाद था ये, पूरी खबर बताइएगा। जी, ये बता दो कि चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव में 2 पक्षों में जो है विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने जो है कई राउंड गोली चला दी, जिसमें 2 लोग को घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करा के इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में जमीन का विवाद था। एक पक्ष दीवार खड़ी करके रात में जो है मकान बनवा रहा था, दूसरा पक्ष आके अपने असलहों के दम पे उसको रोक के और कई राउंड गोली चलाई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस से जब सूचना मिली, पुलिस वहां मौके पहुंचकर 6 लोगों को गिरफ्तार की है और जिस असलहों से गोली चली थी उस असलहों को जब्त करके कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों पर सीएम योगी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। इसके साथ ही उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और जो उसे रकम बनेगी वो पीड़ितों को दी जाएगी मुआवजे के तौर पर। जहरीली शराब से हो रही मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ और फिरोजाबाद के बाद प्रयागराज में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जहरीली शराब बेचने वालों की संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने ठेके संचालक की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके। दरअसल गांव के ही शराब के ठेके से इन लोगों ने देसी शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद हालत बिगड़ने लगी और सुबह से एक कर 6 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग ने शराब के सैंपल जांच के लिए भेजकर सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। उधर प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 लोगों को भी निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग के इन अफसरों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय और आर भूस रेड्डी ने चेतावनी दी है कि जहरीली शराब से मौत के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा पुलिस विभाग के कुछ अफसरों पर भी गाजगिरी लापरवाही बरतने के आरोप में एक दारोगा और 3 कांस्टेबल भी सस्पेंड हुए हैं। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर इन लोगों को सस्पेंड किया है। प्रयागराज में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में है। एसएसपी के मुताबिक नकली शराब के कारोबारियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और शराब के धंधे से अर्जित अवैध संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अलावा इनके खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों में भी जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के विरुद्ध 2016 में 3 केस रजिस्टर हैं, जिसमें एक गैंगस्टर एक्ट भी है। इनके ऊपर कार्रवाई पहले की गई है। इस बार भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर एनएसए भी लगाएंगे और कठोरतम कार्रवाई करेंगे ताकि एक ऐसा उदाहरण बने कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कृत्य दोबारा न कर पाए। प्रयागराज के फूलपुर तहसील के अमीलिया गांव में सरकारी देसी शराब के ठेके से शराब खरीद कर पीने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 16 लोग एसआरएन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जहरीली शराब ने जिन घरों के चिराग बुझाए हैं उनमें कई घर अकेले कमाऊ थे अपने परिवार में। मौत के बाद इनके घरों में मातम है। इस गांव में 48 साल के राज बहादुर की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। राजमिस्त्री के रूप में काम करने वाले राज बहादुर परिवार के अकेले कमाने वाले शख्स थे। घर में इनके बड़े बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। 29 नवंबर को शादी थी, लेकिन जहरीली शराब ने शादी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया।
इन लोगों के यहाँ परंपरा है दफनाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सोनभद्र के टांडापाल जाएंगे, जहां गौशाला में हवन के साथ गौ पूजन करेंगे। इसके बाद वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5 करोड़ रुपए का चेक बांटेंगे। किसानों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर लखनऊ के लिए वापस लौटेंगे। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिर्जापुर और सोनभद्र की 23 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बारे में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखूंगा। इसके अलावा जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से संवाद भी करूंगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में संतों और प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ की भव्यता और दिव्यता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास है कि वृंदावन के कुंभ में वो सभी सुविधाएं संतों को मिले जो पहले मिलती रही हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। रात में ऊर्जा मंत्री वृंदावन की सड़कों पर साइकिल चलाते भी नजर आए। वृंदावन में जो भव्य कुंभ की हमारे पूज्य संतों की जो कल्पना है, हम सब ब्रजवासियों की कल्पना है, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास भी है कि यहाँ सभी वो सुविधाएं उपलब्ध हों संतों के लिए जो अब से पूर्व में जो कुंभ लगे हैं वहाँ सुविधाएं जो संतों को मिलती हैं वो सब सुविधाएं संतों को मिलें। और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा पवित्र धाम वृंदावन। तो यहाँ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, उसकी तैयारी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा हमको दिक्कतें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिलों में कार्यक्रम करेंगे। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में उनका जन्म हुआ था। वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में एचडी देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर वो विवादों में आए। उधर लखनऊ में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। शोरूम में घुसकर नेता और उसके गुर्गों ने मारपीट की। सैनिटरी सामानों के शोरूम के सामने कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। शोरूम मालिक ने कार पार्क करने का विरोध किया था। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार को भी सीज किया गया है। लखनऊ में एलडीए दफ्तर में हुई छापेमारी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तहसीलदार मोहम्मद असलम की तहरीर पर गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी की एफआईआर दर्ज की गई है। जनपद के डीएम और एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की छापेमारी के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई और स्टाफ बिल्डर का गठजोड़ भी देखने को मिला। छापेमारी में बिल्डर दिलीप सिंह बाफिला तहसीलदार के कमरे में फाइलें देखते पकड़ा गया। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तभी बाइक सवार 3 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में ताहिर नाम के एक गौकश को गोली लग गई, जबकि उसके 2 साथी फरार। इस एरिया में घूम करके पशुओं को बेसिकली टारगेट करते हैं और उसका कहीं ना कहीं से स्लॉटरिंग करते हैं। उस तरह का ये गैंग है। इसके ये जो ताहिर है ये हमारे यहाँ इसी थाना क्षेत्र से 58 में बेसिकली वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था।
सहारनपुर में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पहले थाना मंडी इलाके से एटीएस ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों इकबाल और फारूक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इकबाल की पत्नी रूबी को जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ जारी है। ये लोग फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए सहारनपुर में रह रहे थे। एटीएस ने इकबाल और फारूक के पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जब्त किया था। आरोप के मुताबिक दोनों कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। वाराणसी में स्थानीय लोगों ने अपने इलाके के पार्षद को बंधक बना लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबिया मंडी की यह घटना है। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में सीवर का पानी भर जाता है, लेकिन कई बार शिकायत करने पर भी पार्षद ने काम नहीं किया और इसी से नाराज होकर लोगों ने पार्षद से ऐसा सलूक किया। तो पीछे रहिए। हमारे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या 1 महीने से ज्यादा हो गई। सीवर का पानी निकल नहीं रहा है। यहाँ तक अधिकारी से शिकायत करो तो थोड़ा समय लगेगा और हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ गंदगी की भरमार है और हम लोग क्षेत्रीय पार्षद जी से बार बार ये कह रहे थे, केवल आश्वासन दे रहे थे कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। आज जब हद हो गई है, हमारे बच्चे जब बीमार हो गए, जब हम अस्पताल का चक्कर लगाने लगे, तो आज बुनकर बिरादराना तंजीम के हमारे सरदार साहब है, 14 के मकबूल हसन अंसारी साहब, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने पार्षद जी को उसी पानी में बांध दिया गया ताकि केवल आश्वासन से काम नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर कानपुर से है। कानपुर कचहरी में पेशी पर ले जाते समय एक आरोपी ने जमकर हंगामा किया। वो जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस पर गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाता था। उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसे तमंचा का डर दिखाकर जेल भेज रही है। इस दौरान वो जमीन पर लेट गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू किया। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।